अगर कोई घड़ा पानी से भरा हुआ है और उसकी बाहरी सतह पे क्या है, जल के अणु हैं, भर देते हैं। जैसे गर्मियों में क्या करते हैं हम लोग, घड़े को भर देते हैं ना। जब घड़े को भर देते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, पूरा का पूरा जो जल का अणु है घड़े के बाहर, यानी नमी बाहर आ जाता है। तो इसका रीज़न क्या है बताओ। देखो क्या होता है कि जब आप घड़े में ठीक है, इस घड़े में क्या भरते हैं, पानी। तो पानी जब आप भर देंगे, भाई गर्मी है तो उसका वाष्पीकरण तो होगा ही, वाष्पीकरण होगा कि नहीं। यानी घड़े से जो पानी के कण रहेंगे वो धीरे धीरे कहाँ जाएंगे, बाहर। कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। और जब वो पानी के अणु धीरे धीरे यहाँ से घड़े से निकल करके कहाँ चले जाएंगे, बाहर। तो बताइए इन्हें बाहर जाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ से ऐसे तो उड़ के जाएंगे नहीं। ये बाहर जाने के लिए पानी से ही उष्मा लेते हैं। क्या लेते हैं, उष्मा। पानी से उष्मा लेकर के वो कहाँ चले जाते हैं, बाहर। और जब वो पानी से उष्मा लेकर के बाहर चले जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि पानी का ताप कम हो जाएगा, समझे ना। पानी से भाई वाष्पीकरण के लिए इन्हें कुछ बाहर से एनर्जी चाहिए, तो ये पानी से उष्मा लेकर के बाहर चले गए। और जब पानी से उष्मा लेकर के बाहर चले गए तो पानी क्या हो गया, ठंडा। और जब घड़े का पानी ठंडा हो जाएगा तो जानते हो कि वायुमंडल में भी क्या होते हैं, जलवाष्प के कण होते हैं कि नहीं। घड़े के बाहर भी जलवाष्प के कण होंगे ना, बोलो, नहीं समझे। घड़े के चारों तरफ जो हवा है उस हवा में भी तो नमी है, नमी है कि नहीं, बोलो। तो जब ये घड़ा ठंडा होता है तो घड़े के बाहर वाली जो हवा रहती है उसका नमी घड़े के संपर्क में जब आता है तो वो ठंडा हो जाता है। और वही पानी जो हवा का रहता है, यानी वायुमंडल में जो नमी मिली हुई है, जैसे वो घड़े के संपर्क में आता है तो वो संघनित हो जाता है। क्या हो जाता है, संघनित, द्रवित हो जाता है। और घड़े के बाहरी सतह पर ऐसे क्या हो जाता है, इकट्ठा होने लगता है। अरे ऐसे फ्रिज से बॉटल निकालो, फ्रिज से बॉटल निकालो रख दो, या फ्रिज से बॉटल निकालो पानी को ग्लास में डालो, तो ग्लास के बाहरी सतह पे क्या होती हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं कि नहीं। तो पानी की छोटी छोटी बूंदें कहाँ से आ जाती हैं बताइए, वो पानी की छोटी छोटी बूंदें कहाँ से आती हैं। इन छोटी छोटी बूंदें वही कहानी है कि ग्लास में पानी ठंडा है ना, पूरी पूरी ग्लास क्या हो गई, ठंडी हो गई। अब बाहर का तापमान क्या है, ज़्यादा है ना। तो जब वो ठंडे के संपर्क में आता है तो वो संघनित हो जाता है। जब हवा संघनित होता है तो उसमें जो नमी मिली रहती है वो भी ठंडी हो जाती है, और ठंडी होकर के ग्लास के बाहरी सतह पे पानी की तरह बूंदें बनने लगती हैं बहुत तेज़ी से। आया कि नहीं समझ में। जबकि थोड़ा सा क्या करेंगे, गर्म पानी रखेंगे, मतलब नॉर्मल पानी रखेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जितना बाहर का ताप है उतना उस पानी का भी ताप है। तो तापांतर शून्य है तो उष्मा का प्रवाह नहीं होगा, अर्थात वो चीज़ें ठंडी नहीं होंगी, या कह दो जल के कण बाहरी सतह पे जमेंगे नहीं। समझ में आ गया कि नहीं, आ गया ना। तो वाष्पीकरण के प्रभाव में दो चीज़ें पढ़े। पहला प्रभाव क्या होता कि कपड़े सुखाने के लिए हम लोग बाहर धूप में क्यों डाल देते हैं, पहला यही प्रभाव पढ़ा है। तो क्या उसका रीज़न था, जब आप धूप में डालोगे तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी कपड़ा जल्दी से सूख जाएगा। दूसरा प्रभाव क्या पढ़े कि जब घड़े में पानी भर देते हैं तो घड़े के बाहरी सतह पे जल क्यों, मतलब नमी कैसे आ जाती है। तो क्या बताया, घड़े में पानी भरने पर गर्मी के दिनों में उस घड़े से पानी का वाष्पीकरण होता है। तो पानी वाष्प बनने के लिए घड़े के पानी से उष्मा ले कर वाष्प बनता है। तो घड़े का पानी ठंडा हो गया, और जब पूरे घड़े का पानी अंदर से ठंडा हो गया तो बाहर से उसमें भी क्या है, हवा, और उसमें नमी भी उसके संपर्क में है। तो जो हवा में नमी मिली हुई है वो घड़े के संपर्क में आने पर द्रवित हो जाती है या संघनित हो जाती है, जिसकी वजह से घड़े पे हमें क्या दिखने लगता है, क्या दिखने लगता है, बाहरी सतह पे जल की सतह या कदो नमी दिखने लगता है। समझ में आ गया, बोलो। यानी वाष्पीकरण हुआ तो अंदर के पानी का तापमान क्या हुआ, कम, ताप कम हुआ, यानी पूरा पूरा पानी ठंडा। और बाहर जो वायुमंडल की हवा है, बाहर जो वायुमंडल की हवा है, वो वायुमंडल की हवा इसके संपर्क में जब आती है तो इसकी जो नमी है वो पूरी की पूरी नमी क्या हो जाती है, ठंडी हो करके इसकी सतह पर जमने
लगती है, जिसकी वजह से घड़े की बाहरी सतह पर भी आपको नमी दिखने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया ना? बना लो फिगर, बना लीजिए, करिए, बताओ जी। अगला जो वाष्पीकरण का प्रभाव पढ़ने जा रहे हो, ये पढ़ने जा रहे हो कि स्प्रिट को आप अगर हथेली पे रख लीजिए, ठंडक महसूस होता है। स्प्रिट ही नहीं, पेट्रोल अगर आपके हाथ के टच में आ जाए ना, बड़ा ठंडा आपको लगेगा। आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि जैसे कि और द्रवों को आप टच करते हैं या हाथ में रखते हैं तो उतना ठंडक महसूस नहीं होता है जितना कि स्प्रिट और पेट्रोल से आपको ठंडक महसूस होने लगता है। तो आखिर इसका क्या रीज़न है, क्यों इतना ठंडक हमें महसूस होता है? तो बताइए क्या होता होगा, तुम बताओ, दिमाग लगाओ, अरे कुछ तो आइडिया लगाओ, क्या होता होगा स्प्रिट पेट्रोल? देखो, स्प्रिट या पेट्रोल को अगर हाथ में मैं रखा, ठीक, तो क्या करेगा? हाथ से उष्मा लेगा, वाष्पीकरण होगा, उसका क्या होगा? अरे ऐसे ही खोल दो तो लोग कहते हैं पेट्रोल उड़ जाता है ना, उड़ता भी है। जाइए आप देखिए, पेट्रोल पंप पे डालते रहते हैं, गर्मी के दिनों में ऐसे कुछ निकलता रहता है भाप जैसा। उनका मतलब कि कहने का मतलब गलनांक जो होता है या कह लो हिमांक, जिस पर वो क्या होते हैं, ठोस में बदलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि ऐसे कंडीशन में या कह लो कि उनका जो वाष्पनांक है जिस पर वो वाष्पित होते हैं, वो क्या है, बहुत ही कम है। क्या है? बहुत ही कम है। जैसे बताओ कि कोई चीज़, जैसे पेट्रोल की ही बात कर लें, अगर पेट्रोल का मान लो कि इसका जो वाष्पीकरण ताप है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या है, यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वाष्प में बदलना चालू हो जाएगा। अब बताओ गर्मी में बाहर का तापमान 5 रहता कि 40, तो यानी उसके वाष्पीकरण से, इसके वाष्पनांक से भी ज़्यादा है, इसका तेज़ी से वाष्पन होगा कि नहीं, और जल्दी से सब उड़ जाएगा। कहने का मतलब कि ये लोग जो होते हैं माइनस में टेम्परेचर रहे, माइनस में टेम्परेचर रहेगा तभी वाष्पीकरण इनका होता रहता है, और गर्मी के दिनों में तो टेम्परेचर बहुत क्या हो जाता है, ज़्यादा रहता है, इस वजह से तेज़ी से वाष्प में बदलते रहते हैं। तो अब इसी वजह देखो स्प्रिट वगैरह का जो कहने का मतलब है कि वाष्पनांक है वो बहुत ही कम है। बहुत ही कम होने की वजह से जब आप उसे हाथ में रखते हो तो आपके शरीर का ताप कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? बोलो, कोई चीज़ वाष्प में बदलती है -20 पर, किस पर, -20 पे वाष्प में बदलती है, और आपके शरीर का ताप +37 है। तो जो -20 पर ही भाप में बदले, अगर उसे 37 पे रख दोगे तो बहुत तेज़ी से भाप में बदलेगा कि नहीं? और भाप में बदलेगा कैसे? आपके शरीर से उष्मा ले करके, और जब आपके शरीर से वो हीट या उष्मा ले करके क्या बनेगा, इवेपोरेट होगा, भाप में बदलेगा, तो आपके हाथ में ठंडक नहीं महसूस होगा। आया ना समझ में? आखिर क्या रीज़न है कि नहाने के बाद हम लोग को ठंडक महसूस होता है ना, गर्मियों में नहा धो करके खाली जाओ ठंडक महसूस होता है, रीज़न यही है, इवेपोरेशन है। जब आप पानी से नहा लेते हो तो पूरे शरीर में पानी लग गया, आपके शरीर का ताप क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बाहर का तापमान भी क्या है, ज़्यादा है, तो पानी तेज़ी से वाष्प में बदलने लगता है। जब वाष्प में बदलेगा तो आपके शरीर से उष्मा लेकर के वाष्प में बदलेगा, और जब शरीर से उष्मा लेकर के वाष्प में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, आपको ठंडक महसूस होगा, जब तक पूरा का पूरा पानी भाप में बदल नहीं जाता है। जब शरीर का पूरा पूरा पानी भाप में बदल जाएगा तो इवेपोरेशन नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा, तब आपको ठंडक महसूस नहीं होगा। समझ में आ गया? बोलो, समझ में आया ना? आ गया कि नहीं जी? तो लिखिए, जब स्प्रिट या पेट्रोल को हाथ में रखा जाता है, जब स्प्रिट या पेट्रोल को हाथ में रखा जाता है जब स्प्रिट या पेट्रोल को हाथ में रखा जाता है तो ये शरीर से, एक मिनट, तो ये हथेली से उष्मा लेकर, तो ये हथेली से उष्मा लेकर हथेली से उष्मा लेकर वाष्पित होने लगते हैं। हथेली से उष्मा लेकर वाष्पित होने लगते हैं, जिसके कारण
हथेली को ठंडक महसूस होने लगता है, जिसके कारण हथेली को ठंडक महसूस होने लगता है। समझ में आ गया ना? अगला लिखो, अगला लिखिए प्रभाव में। गर्मी के दिनों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? लिखिए गर्मी के दिनों में सूती कपड़े क्यों पहने जाते हैं? गर्मी के दिनों में सूती कपड़े क्यों पहने जाते हैं? अब बताओ। अच्छा चलो अब दिमाग लगाओ, क्यों पहने जाते हैं? गर्मी के दिनों में सूती कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ध्यान समझना, सूती कपड़ा क्या होता है, वो पानी को सोखता बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से सोख लेता है। जबकि सिल्की कपड़े आप पहनेंगे ना, पानी को सोखेगा नहीं। तो सूती कपड़ा जब आपके शरीर में पसीना होगा तो शरीर से पसीने को क्या करेगा? सोख लेगा। ठीक है। अब गर्मी बाहर का तापमान क्या है? ज़्यादा है, तो पसीना किस में बदलेगा? भाप में। और जब वाष्प में बदलेगा तो आपके शरीर से उष्मा लेकर के भी तो जाएगा। जब आपके शरीर से उष्मा लेकर के जाएगा तो आपको ठंडक महसूस होता रहेगा। जबकि आप सिल्की कपड़े जब पहनते हो वो पानी को सख ही नहीं करता है, मतलब सोखता ही नहीं है, और वो पसीना आपके शरीर में हमेशा लगा रहता है। इसी वजह से घमौरियाँ वगैरह हो जाती हैं। भाई पसीना हमेशा क्या है? पसीने में गंदगी ही रहती है ना। आपका शरीर, त्वचा हमेशा उस गंदगी के संपर्क में हमेशा बना रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? घमौरी तो होना है, रैशेस तो होना ही है। इसी वजह से सूती कपड़े पहने जाते हैं। सूती कपड़े पहनेंगे तो आराम से क्या करेगा? पसीनों को सोख लेगा, और सोखने के साथ साथ बाहर क्या करेगा? शरीर से उष्मा लेगा, और बाहर तापमान भी ज़्यादा है, वाष्पीकरण की दर भी ज़्यादा है, धड़ाधड़ वो पसीना वाष्पित होता रहेगा। आपका से पसीना बनता रहेगा, वो उसे सोखता रहेगा, सोखेगा, और उसका वाष्पीकरण भी होता रहेगा। वाष्पीकरण होगा तो आपके शरीर से बार बार उष्मा लेकर के वाष्पीकरण होगा, तो आपको ठंडक हमेशा बनाए रखेगा। इसलिए गर्मियों में क्या पहने जाते हैं? सूती कपड़े पहने जाते हैं। समझ में आ गया? लिखिए इसके बारे में। सूती कपड़े पसीने को जल्दी से सोख लेते हैं। सूती कपड़े पसीने को जल्दी से सोख लेते हैं। पसीने को जल्दी से सोख लेते हैं और कपड़े के बाहरी सतह पर आ जाते हैं। बाहरी सतह पर आ जाते हैं, जिसके कारण इनके वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इनके वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इनके वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और ये शरीर से बार बार उष्मा लेकर वाष्पित होते रहते हैं। वाष्पित होते रहते हैं, जिसके कारण हमें ठंडक महसूस होता है। जिसके कारण हमें ठंडक महसूस होता है। है ना? जबकि देखो नायलॉन और जो सिल्की कपड़े आप पहनते हो पसीने को सोखता ही नहीं है। सोखेगा ही नहीं तो पसीना बाहर नहीं जाएगा। बाहर नहीं जाएगा तो वाष्पीकरण कम होगा। कम होगा तो पसीना आपके संपर्क में रहेगा।
आपको गर्मी भी खूब महसूस होगी और साथ साथ में घमौरिया वगैरह भी खूब हो जाएंगी। अब कौन कपड़ा अच्छा है गर्मी में पहनने लायक है, कौन नहीं है, इसका कैसे जांच की जाएगी? आप पानी ले लो समान मात्रा में, अपने सभी जितने भी शर्ट्स हैं उन पानी में डालो। तो जो शर्ट पानी को ज़्यादा सक कर लेगा वो शर्ट क्या है, गर्मी में पहनने योग्य है। और जो पानी को कम सोखेगा या नहीं सोखेगा उसे गर्मी में आप मत पहनिए, क्योंकि वो आपके पसीने को भी नहीं सोखेगा, और पसीने को नहीं सोखेगा तो वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा तो आपको ठंडक महसूस नहीं होगी, और वाष्पीकरण नहीं होगा तो पसीना आपके शरीर की या बॉडी के संपर्क में रहेगा, और जब बॉडी के संपर्क में रहेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, घमौरियाँ वगैरह होने लगती हैं। समझ में आ गया? बोलो अगला इफेक्ट क्या है? चलिए अगला लिखिए। देखिए गर्मियों में क्या होता है कि जैसे छत वगैरह पे सोना होता है, तो छत पे सोने से पहले इस पर हम लोग क्या करते हैं, पानी को फेंकते हैं। गांव में द्वार पर छत नहीं है तो द्वार पे सामने शाम के समय पानी दमारना, उसे कहते हैं ना, पानी शावर मारते हैं। क्यों? क्योंकि देखो पानी फेंक दोगे ना तो पानी का क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, तो होना ही है। और वाष्पीकरण होगा तो जहाँ से पानी उठेगा वहाँ से उष्मा लेके उठेगा, और जब वहाँ से उष्मा लेके उठेगा तो वो चीज़ ठंडी हो जाएगी। अब आपको छत ठंडा करना है क्योंकि उसी पर सोना है, तो क्या करेंगे, छत पे पानी डालेंगे। पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, छत से पानी का वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा तो छत से क्या करेगा, उष्मा लेगा, तभी भाई वाष्प बनने के लिए क्या चाहिए, उष्मा। वो क्या करेगा, बाहर से उष्मा, बाहर से भी लेगा, हवा भी तो गर्म है, और कुछ छत से भी लेगा, और जब छत से उष्मा लेगा तो छत धीरे धीरे ठंडा होता चला जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, खूब लंबे समय तक धीरे धीरे पानी को उस पर दवारा जाता, फेंका जाता है ना, उसके शावर डाले जाते हैं छत पे, ताकि पूरा का पूरा छत ठंडा हो जाए। अब समझ में? ऐसे गांव में भी क्या करते हैं, घर के सामने दरवाजे के सामने पानी खूब दबाते हैं मिट्टी के ऊपर, क्योंकि उन्हें सोना है। तो क्या करेंगे, जब मिट्टी के ऊपर को पानी दबार देंगे धीरे धीरे वाष्प में बदलेगा तो वहाँ की मिट्टी ठंडी हो जाएगी, उसी खटिया बिछा करके आराम से सो जाते हैं। ठीक है, नीचे भी सो सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, वाष्पीकरण का क्या है, इफेक्ट ही तो है, वह प्रभाव ही है ना ये वाष्पीकरण का। बताइए, तो चलिए लिखिए। गर्मी के दिनों में, लिख लियो ना, गर्मी के दिनों में छत या घर के बाहर जमीन पर पानी को फेंका जाता है। घर के बाहर पानी का फुहारा दिया जाता है, चलिए पानी का फुहारा दिया जाता है। इसमें लिखिए, छत पर पानी फेंकने से छत पर पानी फेंकने से पानी छत से उष्मा लेकर, पानी छत से उष्मा लेकर वाष्पीकृत होने लगता है। पानी छत से उष्मा लेकर वाष्पीकृत होने लगता है। वाष्पीकृत होने लगता है, जिसके कारण छत धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, जिसके कारण छत धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। फिर आगे लिखिए, गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए, गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए गांवों में घर के बाहर
गांवों में घर के बाहर पानी का फुहारा दिया जाता है। पानी का फुहारा दिया जाता है क्योंकि क्या होगा बताओ? पानी का फुहारा देने से क्या होगा? नहीं, जो पानी होगा वो ज़मीन से उष्मा लेगा, वाष्पन होगा, और ज़मीन से उष्मा लेगा तो ज़मीन ठंडी हो जाएगी, तो जो तापन है वो ठंडा हो जाएगा, आराम से सोए रहेंगे। देखो गांव वगैरह में तो मढ़ा वगैरह में सोते हैं ना, अब तो मड़ई वगैरह देखने को नहीं मिलती है ना जी, झुग्गियों की तरह। और उसी में क्या करते हैं, मिट्टी के ऊपर पानी फेंक देते हैं, खूब पानी दंवारना उसे कहते हैं। दंवारने के बाद खटिया बिछा के सोते हैं, और जब वो गरम गरम हवा लू चलता है तो लू चलने की वजह से क्या हो जाता है, वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, तो ज़मीन और जल्दी ठंडी होगी और आपको शीतलता महसूस होता रहेगा। या फिर क्या करो, बोरा, देखो कुछ लोग नहीं करते हैं, मटके वगैरह के ऊपर बोरा बिछा देते हैं, देखिए हो कि नहीं भाई? मटके के बाहर बोरा लगा देते हैं, जो देखो पान की दुकान वाले होते हैं, मटके पर या बाल्टी के ऊपर क्या लगा देते हैं, बोरा, और उसे पानी डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जब पानी डालेंगे तो पानी जल्दी से बहेगा नहीं, बोरा उसे रोक करके रखेगा ना। सूती हो गया ना, वो जूट का बना होता है, और पानी को जब सक करके रखेगा, जब तेज़ हवा चलेगी तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। तो दो काम होगा, एक तो बाल्टी या घड़े से उष्मा लेकर के उड़ेगा तो अंदर का पानी ठंडा हो जाएगा, और जब वाष्पीकरण ही नहीं होगा तो ठंडा कहाँ से होगा? इसलिए वाष्पीकरण होना चाहिए। इसीलिए घड़े के चारों ओर ना, या बालू वगैरह में घड़े को रखा जाता है, देखिए हो कि नहीं? घड़े को किसके ऊपर रखा जाता है? बालू के ऊपर रखते हैं। क्यों बालू के ऊपर रखते हैं? और बालू में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ना, बालू के ऊपर रखते हैं, बालू में थोड़ा सा पानी डाल के उसके ऊपर घड़ा रख देते हैं, घड़े में पानी भर देते हैं। एक तो ऊपर से वाष्पीकरण होगा भाई, घड़े की गर्दन से वाष्पीकरण होगा। एक और होता है, घड़े में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, समझ रहे हैं, बहुत बारीक छिद्र होते हैं, और मिट्टी उन्हीं छिद्रों से, पानी उन्हीं छिद्रों से कहाँ जाता है, बाहर तक भी आ जाता है, और बाहर गर्मी पा करके क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो वाष्पीकृत होगा तो बाहर से उष्मा भी लेकर के होगा, तो अंदर वाला पानी धीरे धीरे ठंडा बना रहता है। आया ना समझ में? जबकि फ्रिज और एसी का काम दूसरा है, ऐसा नहीं है, फ्रिज और एसी ऐसे काम नहीं करते हैं, उनका सिद्धांत क्या है, अलग है। तो आपका पहला चैप्टर जो है हमारे आसपास के पदार्थ क्या हुआ, फाइनल हुआ। एनसीईआरटी बुक लाए हो ना, एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उसे हम करा देंगे, ठीक है? आया कि नहीं समझ में? तो हमारे आसपास के पदार्थ में आप क्या क्या पढ़े, आपको क्या क्या याद है, कुछ याद है? सबसे पहले आप पढ़े थे पदार्थ किसे कहते हैं, हो सकता है आप लोग ना पढ़े हो, पदार्थ किसे कहते हैं ना। फिर क्या बताया था, द्रव्यमान किसे कहते हैं, फिर भार किसे कहते हैं, फिर बताया था आयतन किसे कहते हैं, फिर बताया पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, सब के बारे में बताया। फिर अवस्थाओं का अणुगत सिद्धांत के आधार पर क्या किया, व्याख्या किया। फिर उसके बाद अवस्था परिवर्तन बताया, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस ना, गलन, वाष्पन, संघनन और हिमीकरण, गलनांक, संघनांक, वाष्पनांक, इन सब चीज़ों को बताया था कि नहीं? जब इन सभी चीज़ों को मैं पूरा एकदम श्योरली क्या किया, समझा दिया, बता दिया, तो फिर उसके बाद आप लोग क्या पढ़े, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। वाष्पीकरण प्रभावित करने वाले कारक में क्या था, हवा की गति था, ताप था, सतह का क्षेत्रफल था, वायु दाब था ना, नमी थी, हाँ वो अगर वायु में पहले से नमी है तो वाष्पीकरण नहीं होगा, बारिश में जो बताया था कपड़े वगैरह जल्दी नहीं सूखते हैं। फिर उसके बाद आप क्या पढ़े, ताप के विभिन्न पैमाने, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन पढ़े। फिर एक पैमाने से दूसरे पैमाने में कैसे परिवर्तन किया जाता है उस पर न्यूमेरिकल्स पढ़े, उसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताया, कुछ को समझ में आया, कुछ को नहीं आया। वैसे आप फार्मूला याद करके करो, वही बेस्ट है, C/5 F-32/9 R/4 K-273/5, उसी हिसाब सॉल्व कर लोगे, सब होता चला जाएगा। उसके बाद आज आप पढ़े वाष्पीकरण के क्या प्रभाव होते हैं।
तो वाष्पीकरण के प्रभाव में हम लोग क्या 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 पढ़े, जैसे पढ़ लिए कि आखिर स्प्रिट को हथेली पे रखने पे ठंडक क्यों महसूस होता है। उसके बाद पढ़े कि आखिर क्या रीजन है, घड़े का पानी ठंडा कैसे हो जाता है, और उसके बाहरी सतह पे पानी पानी जैसा नमी कैसे बन जाता है। उसके बाद क्या पढ़े, सूती कपड़े गर्मियों में क्यों पहने जाते हैं, क्या उसका काम है वो आपको बताया। और क्या पढ़े, तेज़ धूप वाले दिनों में क्या हो जाता है, गर्मी छत पर या बाहरी सतह पे हम लोग क्या करते हैं, पानी का फुहारा छोड़ते हैं या बौछार करते हैं, जिससे वो चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। आपका चैप्टर देखा जाए तो इतना ही है। फिर उसके बाद ठोस किसे कहते हैं, जिसका आकार आकृति आयतन तीनों निश्चित हो वो क्या है, ठोस है। द्रव किसे कहते हैं, जिसका आकार आकृति निश्चित न हो परंतु आयतन निश्चित हो उसे द्रव कहते हैं। गैस किसे कहते हैं, जिसका तीनों अनिश्चित हो, आकार आकृति आयतन, उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। ठोस द्रव गैस में अंतर क्या है, ठोस के अणु पास पास होते हैं, जो द्रव के अणु होते हैं ठोसों की तुलना में दूर, गैस की तुलना में पास होते हैं, और गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। फिर ठोस के अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, द्रव में थोड़ा सा कम होता है और गैस की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऐसे लिखवाया था ना, अंतर लिखवाया था ना। ठोस जिस बर्तन में भरे जाते हैं उसी की आकृति नहीं ग्रहण करते, मगर द्रव उसी की आकृति ग्रहण कर लेता है, गैस भी उसी की आकृति को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है ना। तो ऐसे कुछ अंतर आप तैयार करके रखिए। अब आप लोग कल टेस्ट देंगे, कल बकरीद है, हमारे स्कूल की कल क्या है, छुट्टी है। आप आएंगे तो आपका टेस्ट लिया जाएगा पूरे चैप्टर से, अब नहीं वो आप पहले का नहीं, कॉपी वगैरह लेकर के कंप्लीट करिए, जैसे भी करिए, ठीक है ना। कल मैं टेस्ट लूँगा, हाँ पहला चैप्टर। उसके बाद आपको क्या पढ़ाएंगे जानते हैं, केमिस्ट्री एक चैप्टर होगा, वो आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, फिजिक्स। इधर स्टार्टिंग हमारे यहाँ से दाइए बुक लाइए, बताएं फिजिक्स कहाँ से है आपका। फिजिक्स जो है 11 लेसन में है, गति जहाँ से होगा ना, पहले तो केमिस्ट्री दे दिया है, फिर बायो दिया है, हाँ इकाई 3 जहाँ से चालू हुआ है, गति लेसन 11 इसमें है। तो आपको आप फिजिक्स पढ़ाएंगे, गति क्या समझाएंगे, गति किसे कहते हैं। तो गति किसे कहते हैं, बताओ। मैं गति कर रहा हूँ, नहीं ना, मेरी उंगली कर रही है ना। अवस्था परिवर्तन नहीं इसमें, अवस्था परिवर्तन तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस। गति किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु की स्थिति, पोजीशन, मेरा पोजीशन ये है, जैसे मेरी उंगली ये है, ये गति कर रही है, अब कर रही है, नहीं कर रही है ना। क्यों कर रही है, क्योंकि देखो इस उंगली की पोजीशन इसके सापेक्ष बदल रहा है कि नहीं, इसलिए इसमें क्या है, गति है। अच्छा बताओ, इसके सापेक्ष क्या ये दोनों उंगलियां गति कर रही हैं, नहीं ना, अब कर रही हैं। हम लोग के सापेक्ष कर रहे हैं, मगर इस उंगली के सापेक्ष ये दोनों गति कर रही हैं, नहीं। तो दोनों उसी साथ में है ना, बोलो। अच्छा पृथ्वी गति कर रही है ना, महसूस होता है तुमको, तब क्यों, क्योंकि तुम स्वयं उस पर हो। जितनी तेजी से पृथ्वी भाग रहे हो उतनी तेजी से तुम भी भाग रहे हो। तो पृथ्वी के सापेक्ष तुम्हारी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, नहीं, इसलिए गति नहीं समझ में आ रहा है। मगर जब तुम चलना चालू कर देते हो तो एक किसी के सापेक्ष तुम्हारी स्थिति बदलने लगती है कि नहीं, तो उसी को क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। समझ में आ गया, नहीं आ गया ना। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में आइए। पहले कल आप इत्मीनान से टेस्ट दीजिए, उसके बाद हाँ टेस्ट लेंगे 100%। जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा हम टेस्ट लेंगे। सैटरडे भी चलेगा, टॉपिक ख़त्म होने पर पूरे जितना पढ़े हो उससे भी होगा। हाँ क्लू मैं दे रहा हूँ, क्लू मतलब एग्जाम में जो आते हैं वही पूछेंगे, फालतू चीज़ें नहीं। जैसे मैं क्या पूछने वाला हूँ, ठोस द्रव गैस में अंतर, ठीक, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, ठोस की परिभाषा, द्रव की परिभाषा, गैस की परिभाषा, ये आपसे पूछूंगा। और उसके बाद पूछूंगा कि ऊर्ध्वपातन क्या है, जो सीधा ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाए, ऊर्ध्वपातन है। फिर पूछूंगा कि वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, वाष्पीकरण का प्रभाव क्या है। फिर मैं आपसे पूछूंगा विभिन्न ताप पैमाने से, कितना सेल्सियस, कितना फ़ारेनहाइट, इतना को इतना में बदलो, ऐसे सवाल करते चले जाओ। ये 4-5 टॉपिक से पूछूंगा।
बाकी चीज़ें हैं बुक में, बहुत चीज़ें हैं, मगर जो एग्ज़ाम में आते हैं वही हम पूछेंगे ना, ऐसा थोड़ी एक पूरे बुक से पूछ लेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वही आपसे पूछा जाएगा। यही 4-5 टॉपिक कवर करके आइएगा बस, ठीक है। चलिए, आज हम लोग थोड़ा सा जल्दी किए, नेक्स्ट डे से और जल्दी करेंगे।